औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्लाइड्स डिस्प्ले हो रही हैं सबको? यस सर, हो रही है सर। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन TOS, टेस्ट ब्लूप्रिंट, टू वे चार्ट, टू वे टेस्ट चार्ट। तो इसको जो है इसके तीन नाम हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है, टेस्ट ब्लूप्रिंट, टू वे टेबल या टू वे चार्ट, चार नाम बल्कि आप कह सकते हैं। टेबल किसको कहते हैं? टेबल एक ऐसा ग्राफ या एक ऐसी इमेज होती है जिसमें जो है वो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है एक कंपैरेटिव वे में लिखते हैं। मसलन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, हम इस साइड पे एक साइड पे लिख देंगे कि ये स्टूडेंट फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है, तो ये उसके इसमें एक सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, ये दूसरे में फर्ज करें, ये तीसरे में, ये चौथे में, ये टोटल, तो ये टेबल बन जाता है, ठीक है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और फिर उसका ग्रैंड टोटल बना लेते हैं, तो ये टेबल को कहा जाता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन TOS, टेस्ट ब्लूप्रिंट, टू वे चार्ट या टू वे टेबल, ये असेसमेंट के अंदर इसका क्या रोल है? देखिए, हम इंशाल्लाह आज ही पढ़ेंगे ये ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम करिकुलम के चैप्टर के अंदर कोर्स कंटेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोर्स कंटेंट या कोर्स पढ़ेंगे। अब ये दो चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली मकासद तालीम होते हैं, यानी जो चीज़ हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई इसका मकसद, कोई पर्पज़, ऑब्जेक्टिव, कोई आउटकम, एक्सपेक्टेशंस मौजूद होती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा कोर्स होता है, वो डिटेल होती है हमारी सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल होती है, जिसमें जैसे हम फ़र्ज़ करें आप बायो पढ़ाते हैं तो बायो के जो जितने भी चैप्टर हैं 8 या 10 हैं, तो उनकी जो डिटेल आगे मौजूद होती है हर चैप्टर की। फ़र्ज़ करें पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स है, दूसरा जो है वो बैक्टीरिया, अलजी एंड फंजाई के बारे में है, एट्सेट्रा, ऐसे चैप्टर, तो उनकी जो डिटेल है वो कोर्स होती है। तो अब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में हम दो चीज़ें सामने रखते हैं, एक तो हम रखते हैं ऑब्जेक्टिव और दूसरा रखते हैं उस कोर्स को, कि चैप्टर नंबर 1 में हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, ठीक है, या करने थे, ठीक है, और इसके लिए जो कोर्स दिया गया है वो कौन सा है। तो एक साइड पे हम अपने ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम टॉपिक लिख देंगे कि ये टॉपिक, फ़र्ज़ करें ये चैप्टर, एक चैप्टर था आपका, उसमें टोटल जो है वो 4 टॉपिक्स थे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जब बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कॉग्निटिव डोमेन के जो है वो 5 लेवल्स हैं, 6 लेवल्स हैं, सॉरी। कॉग्निटिव डोमेन जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मेजर करने के लिए 2 टैक्सोनॉमीज़ हम यूज़ करते हैं, एक ब्लूम टैक्सोनॉमी और एक सोलो टैक्सोनॉमी। दोनों इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, आज या कल बल्कि पढ़ेंगे दोनों को। तो अच्छा, अब ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, और ये आगे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो टॉपिक नंबर A में या टॉपिक 1 में जो है वो उसमें से हमने देखना है, इसमें से सवाल बनाएंगे। फिर जो है वो दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए टॉपिक A में से जो है वो कितने क्वेश्चन बनाएंगे, तीसरे ऑब्जेक्टिव के लिए टॉपिक A में कितने क्वेश्चन बनाएंगे, चौथे ऑब्जेक्टिव के लिए कितने बनाएंगे, पाँचवें और छठवें के लिए कितने बनाएंगे। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि हमारा जो एक चैप्टर है उसमें ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5 के लिए टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हमने बनाने हैं, तो ये इसमें हम लिख देते होते हैं। ये होता है वाई एक्सेस, आप सबको पता ही होगा, और ये जो है ये जो वर्टिकल एक्सेस होता है इसको वाई एक्सेस बोला जाता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस को एक्स एक्सेस बोला जाता है। तो जो इसका वाई एक्सेस है इस पे ऑब्जेक्टिव है, अगर आप ये देखें तो ये टॉप टू बॉटम आपको ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं, और अगर राइट टू लेफ़्ट जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे अगर आप देखें तो आपको कोर्स के कंटेंट नज़र आ रहे हैं या टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। तो वाई एक्सेस पे हम क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, और फिर आगे जो है उनकी हेडिंग देके कि ये पहला ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर या टॉपिक नंबर 1 में से कितने क्वेश्चन होंगे, पहले ऑब्जेक्टिव के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के। इट इज़ कॉल्ड ब्लूप्रिंट फॉर द टेस्ट। Table of specification is a two-way table or chart that provides graphic presentation of the content of the course or curriculum and the educational objectives of the topic। यानी हम कोर्स को देखेंगे और उस कोर्स में से
जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है हमारे कौन से और कितने क्वेश्चन फिर हमने बनाने ये इसमें देखते हैं। इट इज़ अ 2-way चार्ट विच डिस्क्राइब the topics to be covered by a test and the number of items or points which will be associated with each topic according to objective of the topics। एक टॉपिक के अंदर जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं मौजूद हैं तो उसमें से हम मैक्सिमम कितने आइटम से मुराद क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंट से मुराद यहाँ पे नंबर होंगे कि कितने नंबर आपने जो है उस टॉपिक में से किसी एक ऑब्जेक्टिव्स के को देने हैं या उसमें से क्वेश्चन बनाने हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपको पता चल जाता है कि आपने किस चैप्टर में किस ऑब्जेक्टिव के कितने टेस्ट आइटम बनाने हैं, ठीक है। तो बैलेंस टेस्ट डेवलप होता है इससे, ठीक है। इंटीग्रेशन होती है, कंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान आप जो है वो लिंक बना लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और तीसरे नंबर पे है कि सारे कंटेंट में से आपको टेस्ट जो है वो डेवलप करने में आसानी हो जाती है और इससे टेस्ट की वैलिडिटी भी इंश्योर होती है। वैलिडिटी से मुराद ये है कि हम टेस्ट को क्यों बनाते हैं, हम ये ऑब्जेक्टिव्स मेजर करना चाह रहे होते हैं और अगर हमारा टेस्ट ये ऑब्जेक्टिव्स हमें जो है वो बता रहा हो या इतना हमारा टेस्ट अच्छा हो कि वो इन ऑब्जेक्टिव्स को मेजर कर रहा हो तो हम कहते हैं हमारा टेस्ट वैलिड टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट की वैलिडिटी भी इंश्योर होती है। इसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की कि हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे। फिर हम अपने कोर्स की लिस्ट बना लेंगे, ड्राफ्ट बना लेंगे कि हमारा कोर्स में यानी फ़र्ज़ करें उर्दू है तो उर्दू में टोटल कितने जो है वो चैप्टर हमने पढ़ा लिए हैं तो उसके जो है वो एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर इस तरीके पे 2-way टेबल या 2-way चार्ट या टेस्ट ब्लूप्रिंट हम डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई एक्सेस पे हम क्या लिख देंगे ऑब्जेक्टिव, एक्स एक्सेस पे हम क्या लिख देते हैं, इस पे हम लिख देते हैं टॉपिक्स, ठीक हो गया। तो अब इसमें इसका एक फार्मूला होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में से कितने क्वेश्चन बनाने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से कितने बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखें आपका एक चैप्टर है उसके टोटल जो है उस पर आपने 4 दिन लगाए हैं और एक चैप्टर है जिस पे आपने 10 दिन लगाए हैं तो ओब्वियसली जो जिस पे 10 दिन लगाए हैं वो चैप्टर लेंथी है तो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला है परसेंटेज ऑफ द टॉपिक इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ डेज स्पेंट ऑन अ टॉपिक या चैप्टर आप कह सकते हैं यहाँ पे स्पेंट ऑन, यहाँ चूँकि यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं ना इसलिए मैंने भी यहाँ फार्मूले में टॉपिक लिखा हुआ है। तो हाँ आप यहाँ पे चैप्टर भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ डेज स्पेंट ऑन अ टॉपिक डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। आपने बस में 100 क्वेश्चन बनाने हैं तो नंबर ऑफ़ डेज स्पेंट ऑन अ टॉपिक इट मीन्स कि एक चैप्टर पे आपने कितने डेज स्पेंड किए, ठीक है। फ़र्ज़ करें 4 किए हैं, टोटल आपने जो आपके वर्किंग डेज़ हैं फ़र्ज़ करें वो 80 हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो आपके पास जवाब आ जाएगा। आपने उतने % क्वेश्चन उस चैप्टर में से बनाना है। इसमें किसी को कोई मसला कोई बात समझ ना लगी हो। TOS स्टैंड्स फॉर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज़ आल्सो कॉल्ड टेस्ट ब्लूप्रिंट, ठीक है। ये 2 सवाल आ चुके हैं पेपर, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है जी। एनी प्रॉब्लम प्लीज़, कोई मसला नहीं है किसी को, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। देखिए एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ये 3 टर्म्स हैं और ये पेपर में आती रहती हैं, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए होगी। एक मुल्क जो है, एक स्टेट, एक रियासत, एक मुल्क का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो कुछ डिसीजन लेती है, कोई पॉलिसी बनाती है और वो पूरे मुल्क के लिए होती है, पूरी स्टेट के लिए होती है। उसमें जो है वो जनरल मकासद होते हैं, मसलन जो है वो इलिटरेसी को ख़त्म करना, ठीक है, नाख्वानदगी को ख़त्म करना, ये एक एम है, ठीक है। कंप्यूटर एजुकेशन को पूरे मुल्क के अंदर जो है वो उसको जो है प्रोलिफरेट करना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना। अब ये देखें ये पूरे मुल्क की बात हो रही है, पूरे मुल्क के अंदर जो है एक चीज़ इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया जा रहा है। कौन कर रहा है? एक गवर्नमेंट या एक रियासत खुद कर रही है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो कि एक स्टेट के नेशनल लेवल के होते हैं उनको हम एम्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एम्स कहते हैं। ये ब्रॉडर होते हैं, साफ ज़ाहिर है पूरा मुल्क बना रहा है तो पूरे मुल्क के लिए बन रहे हैं तो ब्रॉडर हैं।
लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी ये ऐसा नहीं होता कि जी एक दिन में पढ़ाने के बाद चीज़ें अचीव हो जाएंगी, नहीं, ये सालों, डिकेड्स, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इनकी जो है वो इनका ड्यूरेशन है, ये चलते हैं तब जाके अचीव होते हैं। तो 1992 की पॉलिसी में पहली मरतबा कंप्यूटर एजुकेशन को हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में एज अ सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और अभी तक जो है वो प्रॉपर जो है हमारे स्कूलों के अंदर, एलिमेंट्री स्कूलों के अंदर जो है वो कंप्यूटर लैब नहीं है। तो इट मीन्स ये बहुत लॉन्ग टर्म है, ये चलता रहेगा। कंप्यूटर एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहता है गवर्नमेंट, करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हर बच्चे को जो है वो स्किल देना चाहती है कंप्यूटर की, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइमरी और एलिमेंट्री सेक्शंस में अभी तक जो है इस पे शायद 1 या 2% स्कूल होंगे जहाँ पे कंप्यूटर का सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पे लैब मौजूद हैं, अदरवाइज़ मेजॉरिटी में, प्राइमरी में तो है नहीं, एलिमेंट्री में शायद 1% होंगी। तो लॉन्ग टर्म है, ब्रॉडर है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है गोल्स। अब देखें, एजुकेशनल स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, एलिमेंट्री स्टेज है हमारी, इसी तरह सेकेंडरी स्टेज है, हायर सेकेंडरी स्टेज है, या कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। हर एक इदारे के भी मकासद होते हैं, जैसे कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट है, उसके वो गोल्स पे उसका काम क्या होता है, टीचर्स को ट्रेन करना। या सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, या हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसी सब्जेक्ट के जो गोल्स, सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल स्टेज के जो आउटकम्स या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, गोल्स कहते हैं। एक इदारा चाहता है कि अपनी इनरोलमेंट बढ़ाए, अब ये गोल होगा उसका, ये क्या होगा, ये मीडियम लेवल के होते हैं, ये ब्रॉडर, ठीक है, लॉन्ग टर्म, और ये क्या होंगे, मीडियम लेवल के। एक इदारा चाहता है कि अपने उसको इनरोलमेंट को बढ़ाए, ठीक है, ड्रॉप आउट को कम करे, अपना रिज़ल्ट बेटर करे, एट्सेट्रा। इसी तरह जो है एक एजुकेशनल स्टेज है, फ़र्ज़ करें प्राइमरी स्टेज है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो उसको कैसे हमने जो है वो बेहतर करना है, तो वो जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो हमारे गोल्स होंगे। एंड लास्ट वन होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। थर्ड वन है ऑब्जेक्टिव्स या SLO। ये याद रखिएगा, ये कल आज मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने डिस्कशन ग्रुप तो आपका रीड नहीं किया क्योंकि मेरी आइज़ का इशू चल रहा है, तो मैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम अपना थोड़ा सा कम किया हुआ है मैंने। तो ऑब्जेक्टिव्स, किसी ने स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर वो ग्रुप में सवाल था ऑब्जेक्टिव और SLO, तो क्या फ़र्क होता है इन दोनों में। तो चूँकि मैंने आज पढ़ाया था तो मैंने उसे इतना ही बताया कि ये सेम है, ऑब्जेक्टिव और SLOs ये सेम होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं, सिनोनिम्स हैं, समझ लें, ठीक है। ये होते हैं क्लासरूम एक्सपेक्टेशंस। जैसे आप पढ़ाते हैं ना, तो आपको जो ट्रेनिंग कराई गई होगी तो उसमें लिखा बताया गया होगा कि आप सबसे पहले SLO लिखते हैं या ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, तो ये क्लासरूम एक्सपेक्टेशन, ये इमीडिएट होते हैं, ठीक है, फौरी तौर पर, यानी आप पढ़ा रहे हैं तो फौरी तौर पर आप डिमांड करते हैं कि बिहेवियर के अंदर तब्दीली आ जाए, बच्चा इस चीज़ को सीख ले, लर्न कर ले, अडॉप्ट कर ले, ठीक है। तो ये SLOs होते हैं, SLOs आर क्लासरूम लेवल एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दीज आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, यानी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या, जो आप पढ़ाते हैं वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अभी बच्चों को पता होना चाहिए। आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि पहले बच्चे को ये चीज़ आती थी, नहीं आती थी, ठीक है, पहले बच्चा बदतमीज़ था, आपने उसकी तरबियत की, बच्चा माशाल्लाह उसका जो रवैया बेहतर हो गया, तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मेजरेबल, एक चीज़ आप बच्चे को नहीं आती थी, ठीक है, आपने उसका टेस्ट लिया, आपने उसको कोई चीज़ कराने के बाद फिर आपने दोबारा उससे सवाल किए, उसको आ गया सवाल, तो इट मीन्स कि आप उसको मेजर भी कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि पहले ये पोजीशन थी, अब ये है। तो ये ऑब्जर्वेबल भी होते हैं, मेजरेबल भी होते हैं। टीचिंग, कोई आप मसलन उर्दू का कोई टॉपिक है, आप जो है फेल के एग्ज़ाम पढ़ा रहे हैं उर्दू एट एनी ग्रेड, तो उसकी एक्सपेक्टेशन आपकी क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इन तीनों में कोई डिफरेंस जो है किसी को समझ ना लगा हो, तीनों का डिफरेंस, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी है? नहीं सर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। अगर हम मिशन की बात करें तो वो गोल से थोड़ा मिलता जुलता होगा। मिशन गोल, हाँ जी, गोल जैसा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता। मिशन जो है ना आपका, वैसे इन तीनों में नहीं आता, लेकिन अगर आप इसको रिलेट करना चाहें तो एम नहीं हो सकता, वो गोल हो सकता है। क्योंकि मिशन स्टेटमेंट जो है, जैसे हम कहते हैं ना मिशन स्टेटमेंट, किसी इदारे का जो गोल होता है वो मिशन स्टेटमेंट होती है बेसिकली। वो जैसे हम कहते हैं ना कि इंटर टू सर्व, आउट टू इंटर टू लर्न, आउट टू सर्व, ठीक है, वो प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट्सेट्रा। जी
सर जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि किसी इंस्टीट्यूशन का गोल है कि उसने इनरोलमेंट बढ़ानी है, तो ये उसका मिशन भी हो सकता है। यस, हो सकता है। थैंक यू सर। अच्छा, अब देखें आगे है एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं जी? सर मिशन के लिए। देखिए हम जो जी है, सर, सर जैसे मिशन और गोल की बात हो रही है, हम्म, सर मिशन के लिए जैसे हम एक प्रॉपर एक टीम को एक फिक्स कर दीजिए, लेकिन गोल्स के लिए टीम फिक्स नहीं की जाती, ये इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल नहीं, ये भी देखें कि इंस्टीट्यूट काम कर रहा है ना, फर्ज करें इनरोलमेंट बढ़ाने पे, तो अब ये तो नहीं होगा कि अकेला सिर्फ इंडिविजुअल हेड ही काम कर रहा होगा, पूरी की पूरी टीम यहाँ पे भी काम कर रही होती है। सर गोल्स तो हर एक के डिफरेंट नहीं होते। नहीं नहीं, यहाँ पे हम एजुकेशनल गोल्स की बात सर करें मिशन ना। में टीम वर्क। देखें मेरी बात सुने, हम सिर्फ एजुकेशनल यस गोल्स सर। की बात करें, हम इंडिविजुअल या पर्सनल गोल्स की, वो तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी मुख्तलिफ होते हैं, गोल्स भी मुख्तलिफ होते हैं, एम्स भी मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो वो तो हर एक के डिफरेंट होते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे बात करें एजुकेशनल की, तो वो टीम वर्क से अचीव होते हैं। जो है ना, ये इंडिविजुअलाइज्ड हैं। जो SLO आपके होते हैं, जो कि सिंगल टीचर, एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है, तो वो इंडिविजुअल के ही होते हैं कि एक टीचर जो है वो अकॉर्डिंग टू करिकुलम जो है वो अपने SLOs या ऑब्जेक्टिव्स या एक्सपेक्टेशंस जो है वो सेट करता है, फिर अचीव करता है। आगे हैं ऑब्जेक्टिव्स की टाइप्स। कुछ हैं एजुकेशनल, या इनको दूसरा नाम होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, और कुछ होते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये एक और जगह पे करिकुलम के चैप्टर में मैं जब आपको पढ़ाऊँगा ऑब्जेक्टिव्स, तो वहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, ये तीन वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की वहाँ पे और तीन टाइप्स होंगी, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन आप फ़र्क इनमें इतना कोई ज़्यादा नहीं है, आप अगर इनको देखें तो ये समझने में बहुत ही आसान है। एजुकेशनल या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आंसर, व्हाट टू असेस। एक टीचर क्या क्या तब्दीली चाहता है बच्चों के अंदर। मसलन वो चाहता है कि बच्चे को ये चीज़ याद हो जाए। ये इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? जो डायरेक्शन देता है, ठीक है। आपने और से सुनना है बेटा, मैं जो बता रहा हूँ मैं फिर हर एक से सुनूंगा, ये नोट कर ले मेरी बात। तो ये बेसिकली आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि भाई आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपको ये पढ़ाने के बाद आनी चाहिए ये चीज़। तो इसको हम कहते हैं एजुकेशनल या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव के टाइप में बता रहा हूँ। Outcomes that are expected to be exhibited by the student after completing a unit of instruction must include action verbs। अब इसमें टीचर एक्शन वर्ब्स यूज, जैसे मैंने कहा कि आपको लिखना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको इसको एक्सप्लेन करना, ये एक्शन वर्ब्स है, ठीक है। तो टीचर क्या कहता है? क्लियरली बताता है कि भाई ये चीज़ आपको आनी चाहिए इस यूनिट के कंप्लीशन या इस चैप्टर टॉपिक की कंप्लीशन के बाद। Indicate desirable knowledge, skills, attitude to be gained, helpful for both teacher and learner। ये टीचर को भी पता होता है कि बच्चे को ये चीज़ मैंने उससे सुननी है, बाद में बच्चे को भी पता चल जाता है, तो दोनों जो है अपने तौर से इसको तैयार कर लेते हैं। These are content are teacher centered, क्योंकि टीचर सख्ती से कहते हैं कि भाई मैंने लिखवाना है, सुनना है या प्रेजेंट करवाना है, तो बच्चों को पता होता है। दूसरे होते हैं बिहेवियरल या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियरल या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक्शन ओरिएंटेड आउटकम्स, ये लर्नर सेंटर्ड होते हैं। क्या मतलब? इसमें ये है कि हम ये नहीं देखते कि बच्चे को देखें, मसलन आपने क्लास पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चों को कहना है कि जी मैं सच के फ़वायद, हमारा जो है सच की बरक़ात, ये आपका एक टॉपिक है इस्लामिक स्टडी का, इंग्लिश का या फ़र्ज़ करें उर्दू का, आपने ये पढ़ाना है। तो आप देखें, एक कुरानी आयत, एक हदीस और इसके 5 फ़ायदे, ये मैं हर बच्चे से सुनूंगा, ये आपके होंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है बिहेवियरल या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वो क्या होंगे? वो ये होंगे कि आप बच्चे को ये समझ आ गई है कि भाई मैंने आज के बाद सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। मीन टू से उसके बिहेवियर में कोई तब्दीली इंड्यूस हुई है, प्रोड्यूस हुई है, डेवलप हुई है या नहीं हुई, या सिर्फ उसने वही क्रैमिंग कर ली, एक पुरानी आयत में से किसी एक आयत को याद कर ली, एक हदीस मुबारक को याद कर लिए और 5-7 उसके फ़वायद याद करके टीचर को सुना दिए या लिख के दिखा दिए। अगर वो ये सिर्फ लिख के दिखा रहा है और वो वैसे ही झूठ बोल रहा है जैसे पहले बोल रहा था, तो इट मीन्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे अचीव हुए हैं, बट बिहेवियरल या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव नहीं हुए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, लर्निंग इज़ अ, क्या कहते हैं, क्या होती है लर्निंग? Change Yes. is a change. Change in behavior, ठीक है।
इट इज़ अदर नेम ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कुछ इसको दूसरा नाम कहते हैं लेकिन ये डिफरेंट होते हैं उससे। ये होते हैं एक्शन ओरिएंटेड आउटकम्स, लर्नर सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। पेपर में सवाल आया था स्मार्ट स्टैंड फॉर, ये 2022 का जो लेक्चर एजुकेशन का पेपर हुआ था उसमें ये सवाल था, स्मार्ट स्टैंड फॉर। ये करेक्टर हैं स्मार्ट जो है, ये 5 करेक्टर आवाज बहुत डिस्टर्ब हो गई। आवाज़ का इशू बाकी लोगों को है? नो सर। आप रीजॉइन कर लो। नो सर। अच्छा, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, ये सवाल पेपर में आया था, मैं बता रहा था, ये 5 खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहले तो ये स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, जैसे सच बोलना। मयरेबल है, इसको मयर कर सकते हैं। अचीवेबल, ये अचीव भी किए जा सकते हैं। रियलिस्टिक यानी रियल लाइफ जो एक्टिविटीज़ या एग्जांपल्स हैं ये उनसे रिलेटेड होते हैं। एंड फिजिबल, रियलिस्टिक या जो है वो फिजिबल एक ही बात है। और एंड पे है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड से क्या मुराद है कि हम एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है ये तब्दीली इंड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसको रटर लगा लें, स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मयरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ठीक है। तो ये 5 खसूसियात हैं किसकी, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की। ब्लूम टेक्सोनोमी और सोलो टेक्सोनोमी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये यूज़ किए जाते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करने में या फिर इनको मय्यर करने के लिए। ये दोनों जो है वो टेक्सोनोमीज़ यूज़ की जाती हैं। क्विकली इसका ओवरव्यू लेते हैं। एम्स नेशनल लेवल एक्सपेक्टेशंस हैं, ब्रॉडर होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, ज़्यादा टाइम कॉस्ट, इसके लिए प्लानिंग लॉन्ग टर्म चाहिए होती है। गोल्स जो है वो मीडियम लेवल की हैं। एजुकेशनल स्टेज प्राइमरी, सेकेंडरी, एलिमेंट्री, ठीक है। इंस्टीट्यूशन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सब्जेक्ट फिज़िक्स, बायो केमिस्ट्री, मैथ। किसी सब्जेक्ट, इदारे या एजुकेशनल स्टेज की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं गोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी स्टेज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, लिटरेसी होता है, बच्चों को पढ़ना लिखना आ जाए, ठीक है। फिर हमने बात की SLOs की, ये इमीडिएट होते हैं, ठीक है, साइक्लिक होते हैं, यानी अगर यूँ होता है कि अगर ये एक दफ़ा अचीव नहीं होता तो आप इसकी रिवीजन करते हैं। जैसे आप क्लास में टॉपिक बच्चों को नहीं समझ आती तो आप रिवाइज करते हैं। साइक्लिक से मुराद क्या है, आप उसको दोहराई कर रहे होते हैं। जी क्या फरमा रहे हैं मोहतरम? अच्छा, SLOs क्लासरूम एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। ऑब्जर्वेबल, मयरेबल, ये तो नीचे भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी 2 टाइप्स हैं। इंस्ट्रक्शनल, जिसमें टीचर कहता है कि जी बच्चा एग्जिबिट करे, लिख के दिखाए, सुनाए या प्रेजेंट करके दिखाए, जैसे ही मैं बात अपनी मुकम्मल करूँगा, तो वो हो गया एजुकेशनल या इंस्ट्रक्शन। और जब बच्चे के एक्शन में, बिहेवियर के अंदर जो तब्दीली आती है किसी भी टीचिंग के बाद, तो इट मीन्स टीचर अचीव कर रहे हैं बिहेवियरल या लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये स्मार्ट होते हैं, ब्लूम और सोलो टेक्सोनोमी यूज होते हैं। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। नेशनल एजुकेशनल करिकुला, MOE स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मुराद फेडरल मिनिस्ट्री, वफाकी वजारत तालीम। अच्छा, राना तनवीर है आई थिंक आजकल इसके फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हमारे। अच्छा, नेशनल एजुकेशनल हमारा जो करिकुला इदारा है, इन्होंने जब ये 2009 की पॉलिसी बनाई और 2006 का जो करिकुलम बनाया था, 2006 का करिकुलम, तो उसमें 4 डिफरेंट लेवल्स के जो है इन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, 4 डिफरेंट लेवल के। वो कौन से हैं? सबसे पहले होते हैं ब्रॉडर, होते हैं स्ट्रैंड या कम्पिटेंसी, फिर होते हैं स्टैंडर्ड्स, फिर होते हैं बेंचमार्क और फिर होते हैं SLO। आपने बेंचमार्क असेसमेंट पढ़ी थी, वो और चीज़ है, और बेंचमार्क जो ऑब्जेक्टिव होगा वो और तरह का होगा। ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। अब देखें, स्ट्रैंड या कम्पिटेंसी किसको कहते हैं? की लर्निंग एरिया को। कोई बता सकता है की लर्निंग एरिया से क्या मुराद होगा यहाँ पे? जी, की लर्निंग एरिया से हो रहा है कि किसी भी टॉपिक के बारे में बच्चे को कितना जानना चाहिए। थोड़ा सा इसको अमेंड करें सर। ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? नो, ऑब्जेक्टिव तो सारे ही हैं सर। फॉर एग्जांपल नमाज सिखाना चाहे तो ये हमारा स्ट्रैंड हो गया। की लर्निंग एरिया से मुराद है किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? मसलन मैथ है जी दूसरी क्लास की,
तो दूसरी क्लास की मैथ में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, ये स्टैंड होगा एक सब्जेक्ट का, स्टैंड या कॉम्पिटेंसी होगी, ठीक है। मसलन इंग्लिश के अंदर आप जो है बच्चे को रीडिंग स्किल सिखाएंगे, रीडिंग स्किल सिखाई जाएगी, रीडिंग स्किल से रिलेटेड चैप्टर होंगे, राइटिंग स्किल से रिलेटेड होंगे, ग्रामर से रिलेटेड होंगे। इसी तरह आप जो है मैथ की बात करते हो एडिशन के होंगे, सब्ट्रैक्शन के होंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ज्योमेट्री, ये मुख्तलिफ एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं। अगर आप दूसरी की मैथ उठा के देखें तो उसमें आपको मैथ का एक यूनिट मिलेगा और उसमें आगे 4-5 मुख्तलिफ एक्सरसाइज मिलेंगी, आपको मशकें मिलेंगी फर्दर। तो यहाँ पे की लर्निंग एरिया क्या है, एडिशन ही है। आगे उसकी मुख्तलिफ जो है वो एक्सरसाइजेज बनाई गई हैं, 2 डिजिट एडिशन होगी, 3 डिजिट होगी, एडिशन विद कैरी, विदाउट कैरी होगी, एट्सेट्रा, ठीक है। और इशारिया वाली जो फिगर्स होती हैं उनकी एडिशन होगी, वो आगे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन की लर्निंग एरिया क्या है, एडिशन है। अच्छा, अब उसके बाद आता है स्टैंडर्ड, स्टैंड या कॉम्पिटेंसी। एक लर्निंग आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप दूसरी जमात में एडिशन को कॉन्सेप्ट मैथ के अंदर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी एक को पकड़ रहे हैं हम, एडिशन को, ठीक है। अब उसके बाद आएगा स्टैंडर्ड्स, ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंड्स, यानी ये स्टैंड की आगे एक्सप्लेनेशन है। इंडिकेट व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू, कि मैथ के बारे में बच्चों को हमने कितनी जानकारी देनी है। इसमें अभी हमने कोई एरिया, कोई क्लास, ग्रेड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। नोट करें ये पॉइंट कि हमने कोई एरिया स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि हमने किस ग्रेड में कितना पढ़ाना है, ये हमने नहीं नोट किया। हमने बस ये आइडेंटिफाई करना है कि जी हमने पहले मैथ के अंदर एडिशन पढ़ानी है, ये पहले नंबर पे हमने पहला काम करना है। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि मैथ के बारे में कितना बच्चे को पढ़ाना है, सॉरी मैथ में एडिशन के बारे में बच्चे को कितना पढ़ाना है, किस ग्रेड में, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। ओवरऑल हम देखेंगे कि कहाँ से लेकर 0 लेवल से लेकर मैक्सिमम एडिशन के बारे में क्या कुछ बच्चे को बताया जाएगा। अब ये जो है वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड कहलाया जाएगा, ठीक है। व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू, बच्चा जो है अब एडिशन के बारे में कितना जानेगा और एडिशन के बारे में प्रैक्टिकली कितना खुद कर सकने के काबिल हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आता है बेंचमार्क। अब देखें हम जो है डेवलपमेंटल लेवल हमने बनाए हुए हैं, ये आप करिकुलम के अंदर भी पढ़ेंगे यही सेम चीज़। तो हमारे 5 डेवलपमेंटल लेवल हैं, लिख लें आप बेशक। 1 to 3 जो है वो पहला डेवलपमेंटल लेवल है, 1 से लेकर तीसरी जमात तक, कच्ची से तीसरी या 1 से 3 तक। 4 to 5 दूसरा डेवलपमेंटल लेवल है, 6 to 8 तीसरा डेवलपमेंटल लेवल है, 9 to 10 चौथा डेवलपमेंटल लेवल है और 11 to 12 पाँचवा डेवलपमेंटल लेवल है। अब वही जो स्टैंड हमने जो बात की ऊपर, हमने ये कहा कि किसी एक की लर्निंग एरिया के बारे में कितना पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बच्चे को, और बच्चा उसको प्रैक्टिकली खुद करने के कितना काबिल बन जाएगा। अब इससे अगली स्टेज में अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट के अंदर कि किस डेवलपमेंटल लेवल पर ये कितना पढ़ाया जाएगा और इसमें बच्चा कितना काबिल होगा, ठीक है। पहले में हमने क्या कहा, एरिया सेलेक्ट किया। दूसरे में हमने कहा कि इसके बारे में हमने कितना पढ़ाना है। तीसरे लेवल पे हम जब आते हैं तो हम ये कहते हैं कि किस ग्रेड में कितना पढ़ाना है। ग्रेड से मुराद यहाँ पे वही 5 डेवलपमेंटल लेवल्स हैं, ठीक है। फर्दर एलेबोरेशन ऑफ द स्टूडेंट, इंडिकेट व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू एट अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल लेवल। हमारे कितने डेवलपमेंटल लेवल हैं, 5 हैं, ठीक है। 1 to 3, 4 to 5, 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12। तो किस डेवलपमेंटल लेवल पे हम जाके कितना पढ़ाएंगे, ठीक हो गया। डेवलपमेंटल लेवल पे डिसाइड हो गया। दूसरी में हम आ गए, फ़र्ज़ करेंगे दूसरी में हमने जो है सिर्फ 1 डिजिट एडिशन पढ़ानी है, 3 जमा 5, 4 जमा 3, 2 जमा 7 एट्सेट्रा, ये 1 डिजिट एडिशन। अब हम आ जाते हैं दूसरी क्लास के अंदर। अब टीचर पढ़ा रहा है 1 डिजिट एडिशन, ठीक है, फ़र्ज़ करें क्लास के अंदर ही। तो अब टीचर ये देखेगा कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये बच्चे को आनी चाहिए बात, वही जो SLO हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। Built on description of benchmark, indicate what student should know and be able to do for each topic of a subject। यानी हर वो टॉपिक जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो इसके बारे में बच्चे को कितनी जानकारी होगी। अब इन चारों में किसी को कोई मसला, कोई बात समझ ना आई जी? सर एक क्वेश्चन है। जी पूछें। तो सर ये मैंने लेक्चर लेट सुना था, तो ये इंटरम और बेंचमार्क असेसमेंट जो है ये सेम है या इनमें कोई फ़र्क है सर?
सेम है, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, स्लैश लगाई हुई है इंटरम या बेंचमार्क में। ओके सर, डेली क्विज में आया था ना, तो वो हमने वो इंटरम सेलेक्ट किया था, बोथ सेलेक्ट किया था, तो आपने वो फिर बताया था कि ये बेंचमार्क, इस वजह से मैंने 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 बेंचमार्क बताया सिर्फ। जी सर, आपने वो नहीं, जो नहीं, आंसर नहीं। बाद में बताया। चले वो आपने मुझसे गलती हुई होगी, बोथ उसका जवाब था, उसका बिल्कुल बोथ जवाब था, और मुझसे शायद गलती हुई होगी, तो ये बाकी लोग भी हाँ नोट सर, कर वो लें। यही कंफ्यूजन। हाँ चल ठीक है, थैंक वही। मैं ग्रुप में बता दूंगा, वो शायद मुझे बताने में कोई गलती हुई होगी। अच्छा, ये जो ओके एम्स सर। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये एक जो है स्ट्रेटजी थी जो कि एक एजुकेशनिस्ट ने डिवाइस की थी, ठीक है, और उस एजुकेशनिस्ट का नाम था एडवर्ड डी बोनो। उसने कहा कि एम्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, ये बच्चों को हेल्प आउट करते हैं कि वो क्यों और क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे को हेल्प आउट करते हैं कि उन्हें पता होता है कि जी एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब पता होगा तो बच्चा एनालाइज जब करेगा तो उसकी जो लर्निंग है वो ऑब्वियसली बेहतर होगी। द स्ट्रेटजी डिवाइज्ड बाय द एडवर्ड डी बोनो टू हेल्प स्टूडेंट टू एनालाइज द रीज़न बिहाइंड द एक्शन इज़ एम गोल्स ऑब्जेक्टिव, यानी AGO। ये किसने दिया जी AGO का कॉन्सेप्ट, एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स का? फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ड डी बोनो। एडवर्ड, एक ये लफ्ज़ आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो क्या क्या काम था उस एडवर्ड का? जी सर लॉस ऑफ लर्निंग और टाइम। लॉज ऑफ लर्निंग। यस, एडवर्ड डी Yes, sir. थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, एग्जैक्टली जी। अच्छा जी, चलें आगे हमारा टॉपिक जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी स्टार्ट होना है, बट हम जो है ब्लूम कल पढ़ेंगे, आज सोलो को पढ़ लेंगे। स्टेप्स फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स। अब जो आप ऑब्जेक्टिव ये सिलेक्ट करते हैं, किसी भी क्लासरूम में कोई टीचर सिलेक्ट करता है, तो लिन, मिलर एंड ग्राउंडलैंड ने कहा कि उसके कम अज़ कम ये 4 क्राइटेरियाज पूरे होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो, यानी उसके अंदर सारे आउटकम्स एक्सपेक्टेशंस एडेड हों। अप्रोप्रिएट हो, यानी जो स्कूल के गोल्स हैं, हमारे आउटकम्स, देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे AGO एडवर्ड डी बोनो के आउटकम्स रिलेट कर रहे हो स्कूल गोल्स के साथ। इंस्टीट्यूशन लेवल की बात की थी ना मैं अभी, कि इंस्टीट्यूशन लेवल है गोल, तो हमारे आउटकम्स जो है वो ये ना हो कि गोल्स और हों और टीचर जो है अपने टीचर ऑब्जेक्टिव ये सेट कर रहा हो कि मैंने तो जो है सख्ती से पढ़ाना है और स्कूल का गोल हो कि मार नहीं प्यार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आउटकम्स रिलेटेड टू स्कूल गोल्स। थर्ड नंबर पे है साउंडनेस, कि जो प्रिंसिपल्स या लॉज ऑफ लर्निंग है, हमारा गोल्स उनके इन अकॉर्डेंस हैं या इन हार्मनी है, यानी मतलब ये है कि उनसे भी रिलेटेड हैं, या ऐसा तो नहीं है कि हमारे लॉज ऑफ लर्निंग को ये अपोज कर रहे हो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं। लास्ट वन है फिजिबिलिटी, रियलिस्टिक हो, यानी उनके रियल लाइफ में कहीं ना कहीं पे उनका यूज़ भी हो। तो कंप्लीटनेस, अप्रोप्रिएटनेस, साउंडनेस एंड फिजिबिलिटी, ये 4 जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेप्स कह लें, फीचर्स कह लें, कि ये क्राइटेरियाज कह लें, ये किसके होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करने के ये 4 हैं, जिसको लिन, मिलर एंड ग्राउंडलैंड ने दिया। ब्लूम टैक्सोनॉमी एक लेंथी टॉपिक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम सोलो टैक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं। मैंने जैसे बात आपको की है कि हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम 2 टैक्सोनॉमीज़ यूज़ करते हैं, सोलो एंड ब्लूम। 1982 में, 1982 में, वो 1956 में आई थी। इनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी कल हम देखेंगे। तो सोलो टैक्सोनॉमी जो है बिग्स एंड कॉलेज ने 1982 के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। सोलो स्टैंड्स फॉर, ये पेपर में पूछा जा चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, सोलो, ठीक है। सोलो एक टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय टैक्सोनॉमी? क्लासिफिकेशन, चीज़ों को उनकी सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस की बेस पे क्लासिफाई करना, इसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है आई थिंक बायो के अंदर। तो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन होती है किसी भी चीज़ की। टैक्सोनॉमी इज़ ये डेफिनेशन है, टैक्सोनॉमी, सोलो टैक्सोनॉमी इज़ अ मॉडल दैट डिस्क्राइब द लेवल ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी
इन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट इट हैज़ 5 लेवल्स। इसके कितने लेवल्स होते हैं? 5 लेवल्स हैं। 1982 में 1982 में बिग्स एंड कॉलिज ने फर्स्ट टाइम जब ये टेक्सोनोमी इंट्रोड्यूस करवाई थी एक बुक के अंदर जिसका नाम था इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, उसके अंदर इसके 4 लेवल डिस्कस किए गए थे। कितने किए गए थे? 4। वो कौन से थे? यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इनको भी हम डिटेल में देखते हैं। फिर 1999 में, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 17 ईयर बनते हैं जो है 17 साल बाद, तो इसको रिवाइज़ किया गया। बिग्स ने रिवाइज़ किया 1999 में 5 लेवल में, जिसमें ये प्री स्ट्रक्चरल जो लेवल है ये ऐड किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो 82 में बिग्स, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बिग्स सोलो टेक्सोनोमी प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कॉलिज इन 1982, उसके कितने लेवल थे? तो उसके 4 थे। ठीक है, और अगर सिंपली ये पूछा जाए कि हाउ मैनी स्टेजेस या लेवल सोलो टेक्सोनोमी हैज़, तो आप इसके 5 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये इनको पहले देखते हैं, फिर ये डिटेल हम बाद में पढ़ते हैं। इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, सरफेस एंड डीप। सरफेस कैटेगरी क्या होती है? सरफेस से मुराद ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत, एन एजुकेटेड पर्सन शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। एक जो पढ़ा लिखा शख्स है उसकी खसूसियत होनी चाहिए कि उसको हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और किसी एक चीज़ के बारे में उसको मुकम्मल पता होना चाहिए। अब मसलन आप माशाल्लाह सारे एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको बाकी एरियाज़ का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बट एजुकेशन में आप मास्टर किसको कहते हैं? कि भाई इसको हर चीज़ आती है उसकी, इस सब्जेक्ट की। तो इस मास्टर का मतलब होता है स्किलफुल, इसको हर एक चीज़ का पता है। तो ये यहाँ पे बेसिकली वही बातें हैं। ठीक है, वही जो स्टेजेस या लेवल्स हैं। तो सरफेस कैटेगरी में आपको, जैसे मैंने एजुकेटेड पर्सन शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, तो आपको थोड़ा बहुत पता है किसी चीज़ के बारे में, एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग, और किसी एक चीज़ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये डीप मुराद है। तो सरफेस कैटेगरी में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। ठीक है, मसलन प्री स्ट्रक्चरल, बच्चे को पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, बच्चा अनअवेयर है किसी भी टॉपिक के बारे में या क्वेश्चन के बारे में जो उससे पूछा गया। पहले दिन आपके पास बच्चा इनरोलमेंट के लिए, दाखिले के लिए आता है, आप उससे पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, वो कहता है व्हाट इज़ योर नेम। या फिर आप पूछते हैं आपका नाम क्या है। ठीक है, आपके अब्बू का नाम क्या है? अब्बू, वो कहेगा बाबा, पापा, जो भी मतलब आप बोलेंगे वही वो इन रिटर्न बोल रहा होगा इन रिस्पॉन्स आपको। तो बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या अगर वो मतलब या तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, रिस्पॉन्स करेगा तो उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल गलत होगा क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा। और तीसरा है इररेलेवेंट होगा। आप पूछ रहे हैं कुछ चीज़ और बताएगा कुछ। ठीक है, आपके अब्बू का नाम क्या है? बाबा। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट इज़ नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक, रेस्पॉन्ड इररेलेवेंटली आर इन अ मीनिंगलेस वे। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम, बच्चे का रेस्पॉन्स है व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, देन आता है यूनिस्ट्रक्चरल। ये सरफेस कैटेगरी में या जो 3 स्टेजेस या लेवल आते हैं। पहले जो 4 लेवल वाली थी ना सोलो, उसमें ये 2 थे सरफेस कैटेगरी में, अब ये 3 आ जाएंगे। अच्छा, यूनिस्ट्रक्चरल में अंडरस्टैंड ओनली 1 एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक। अब इसमें वो क्या करता है, सिर्फ एक एस्पेक्ट जो है वो बच्चा बता सकता है, सिर्फ एक एस्पेक्ट। उसको एक से ज़्यादा चीज़ों का उस टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, मसलन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ मीन बाय नॉलेज, तो नॉलेज आप अभी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नॉलेज कहते हैं मेमोराइजेशन को। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये नॉलेज मीन मेमोराइजेशन, आप ये नहीं बता सकेंगे कि ये कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा लेवल है या किस टेक्सोनोमी के अंदर आता है। आपको ज़्यादा नहीं पता, आपको सिर्फ इतना ही पता है कि नॉलेज का मतलब क्या होता है मेमोराइजेशन, या कम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, बस आपको इतना ही पता, इससे ज़्यादा नहीं पता। अंडरस्टैंड ओनली 1 एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक, आपको टॉपिक के सिर्फ एक एस्पेक्ट का पता है, इससे ज़्यादा नहीं पता। देन आता है मल्टी स्ट्रक्चरल। अब इसमें आपको एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स का पता है, बट आप उनको आपस में रिलेट करने से कासिर हैं। अंडरस्टैंड सेवरल एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक बट रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड होल आर मिस्ड। क्या मतलब है कि आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स का पता है जहाँ से आपको ज़ीरो, एग का मतलब क्या होता है, डक का मतलब क्या होता है, ज़ीरो, नो इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सब्जेक्ट।
आई हैव ओनली वन आइडिया अबाउट दिस टॉपिक, तो इसको सिर्फ एक चीज़ का पता है। देन है मल्टी स्ट्रक्चरल, तो इट मीन्स इस बच्चे को एक से ज़्यादा एस्पेक्ट पता है कि नॉलेज का मतलब मेमोराइजेशन होता है या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और जो है वो नॉलेज जो है एजुकेशन का भी एक हिस्सा होता है, जब हम एजुकेशन एक्वायर करते हैं तो उसमें भी नॉलेज होता है एट्सेट्रा। दो तीन चीज़ों को पता है नॉलेज के बारे में, लेकिन उनको रिलेट नहीं कर सकता, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है रिलेशनल। अब इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम कहते हैं कि उसको एक टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पता है, उनको वो तरतीब भी दे सकता है, एक सीक्वेंस में बता भी सकता है, लिख भी सकता है, एक्सप्लेन भी कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड देयर इंटीग्रेशन, ठीक है। ये तीन एस्पेक्ट्स का उसको पता है और उनको आपस में जोड़ भी सकता है। लास्ट वन है क्या, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट उसी तरह जैसे इवेलुएशन होती है, इवेलुएशन में हम जजमेंट करते हैं ना, तो इसमें बच्चा जो है किसी भी सिचुएशन को ओवरऑल जज करता है, उसमें से जो है खुलासा या थीम जो है क्रक्स उसका वो निकाल लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एबिलिटी टू जनरलाइज, अप्लाई already gain integrated knowledge in a new situation, ability to create new ideas after having mastery on a subject। अब बच्चा इसमें से उसमें से नए आइडियाज़ जनरेट कर सकता है, या वहाँ से जो सीखी है ना कोई बात, उसको किसी दूसरी जगह पे भी अप्लाई करने के काबिल हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। अब इसको पढ़ते हैं। दे एक्सप्लेन लेवल ऑफ ग्रोइंग कम्प्लेक्सिटी इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस टास्क और सब्जेक्ट, कि कैसे ये जो है सीक्वेंस में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इट सपोर्ट्स टीचर टू क्लासीफाई लर्निंग आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी, enabling teachers to assess student work in terms of its quality and depth as opposed to the quality of items achieved। proportion of solo, ये पहले हमारे यहाँ सोलो टेक्सोनॉमी यूज़ होती थी बोर्ड उसमें पैक में, अब नहीं होती। उस वक्त यूनि स्ट्रक्चर जो है वो 17% था, मल्टी स्ट्रक्चर 16 और रिलेशनल 17% था, ठीक है। अब ये यूज़ नहीं हो रही, अब हमारे बोर्ड और पैक दोनों में जो है वो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो यूज़ होती है। तो इसकी कैटेगरीज कितनी है, दो, डीप एंड सरफेस। डीप में ये दो आते हैं, सरफेस में ये तीन आते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स में अभी तक जो है वो चेंज नहीं किया गया, उसमें यूनि स्ट्रक्चर और मल्टी स्ट्रक्चर को ही सरफेस स्टेज कैटेगरी कंसिडर किया जाता है। अगर इस तरह पेपर में आ रहा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि प्री स्ट्रक्चरल मौजूद ही नहीं होगा ऑप्शन में, ये मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, सोलो इज़ यूज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स। सोलो जो है वो बच्चे की, वैसे ये होता अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन कुछ बुक्स में परफॉर्मेंस लिखा होता है, तो मेरे हिसाब से इसका जवाब वैसे बनता अंडरस्टैंडिंग है। इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, तो आप भी इसको अंडरस्टैंडिंग कर लें, मैं इसकी करेक्शन कर दूँगा। सोलो इज़ यूज टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर्स, ठीक है। इसको अंडरस्टैंडिंग कर लें, आप अपनी बुक में यहाँ कहीं लिखा होगा तो इसको ठीक कर लें। इसमें कोई मसला किसी बात की समझ ना लगी हो, पहली कब आई थी सोलो टेक्सोनॉमी 1982 में 4 लेवल के साथ, ये 4 थे यूनि से लेकर एक्सटेंडेड। फिर रिवाइज्ड आई 1999 में 5 लेवल के साथ, सिर्फ बिग्स ने थी, पहले इन दोनों ने, बिग्स एंड कॉलेज ने, 99 में सिर्फ बिग्स ने इसको रिवाइज किया और प्री स्ट्रक्चरल इसमें ऐड कर दिया एक लेवल या स्टेज। इनके डिफरेंस कल देखेंगे हम इंशाल्लाह, कल जब हम पढ़ेंगे ना ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ लेंगे तो फिर हम इनके डिफरेंस देखेंगे। स्टेप्स इन मेजरमेंट। अब देखें हम जो मेजरमेंट करते हैं, यानी स्कोरिंग जो करते हैं, तो वो उसके लिए क्या तरीक़ेकार अख्तियार करते हैं। सबसे पहले डिसाइडिंग ऑफ व्हाट टू मेजर, हमने मेजर क्या करना है ये डिसाइड करते हैं, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। अच्छा, डेवलपिंग टेस्ट, फिर हम टेस्ट बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फिर मार्किंग करते हैं और फिर रिज़ल्ट देते हैं। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं मेजरमेंट के। कितने होते हैं भाई, क्या चीज़, कौन से चैप्टर का टेस्ट लेना है भाई, ठीक है। फिर उसका टेस्ट बना देंगे, टेस्ट कंडक्ट करेंगे, फिर मार्किंग कर देंगे और रिज़ल्ट दे देंगे। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं, बहुत ही आसान। अब उसके बाद है पर्पज़ ऑफ इवेलुएशन। ये जो हम क्लासरूम के अंदर इवेलुएशन करते हैं, ये हम क्यों करते हैं। अब इसमें सबसे पहले सिलेक्शन डिसीजन है, हमने किसी को हायर करना है, किसी बच्चे को प्रमोट, सेलेक्ट या वो स्कॉलरशिप के लिए या फिर किसी क्लास में एडमिशन देने के लिए, तो हम इवेलुएशन करते हैं। सिलेक्शन डिसीजन के लिए, प्लेसमेंट, किसी को किसी जगह अपॉइंट करने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट की रैंकिंग करने के लिए, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए हम इवेलुएशन करते हैं। इंस्ट्रक्शंस, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए,
ठीक है, पूरे के पूरे प्रोसेस की क्वालिटी को जज करने के लिए, ठीक है, और पेरेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए। मुख्तलिफ जो है वो पर्पज़ होते हैं किसके, इवेलुएशन के। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ इवेलुएशन। पेपर में एक सवाल आता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इवेलुएशंस आर, तो ये 4 होती हैं। कितनी होती हैं जी? 4 होती हैं। कितनी होंगी? 4, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले है प्लेसमेंट इवेलुएशन। मैं ना इसको बेंचमार्क को यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप इस पर बेशक लाइन लगा दें, ठीक है। बेंचमार्क के ऊपर आप जो है वो लाइन लगा दें। मैं इसको बाद में फिर रिमूव कर, इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह ये है कि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बेंचमार्क आप चूँकि पहले पढ़ चुके हैं। अब देखें 4 टाइप्स होती हैं, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेलुएशन। कितनी टाइप्स हैं जी? ये यूँ भी पूछा जा सकता है असेसमेंट की कितनी टाइप्स हैं या इवेलुएशन की, तो 4 ही होंगी, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। मैं इनको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करना जा रहा, ठीक है, क्योंकि हम इसको डिटेल में इन सबको पहले से पढ़ चुके हैं। तो प्लेसमेंट में हम बिफोर इंस्ट्रक्शन करते हैं किसी बच्चे को किसी ग्रेड या क्लास में प्लेस करने के लिए। डायग्नोस्टिक में ये भी बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन हम करते हैं बच्चों की परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, या उनको करिकुलम में करिकुलम जो है उसके या क्लासरूम के अंदर उनकी जो एडजस्टमेंट है कैसे की जाएगी, उसके लिए जिन बच्चों को मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, देखने का, सुनने का, चलने का। फॉर्मेटिव जो है थ्रू आउट द सेशन बच्चों की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए और उनको फीडबैक देने के लिए, ठीक है। और समेटिव एंड पे हम करते हैं कंप्लीशन ऑफ कोर्स पे, ठीक है, ये जजमेंट होती है। और बेंचमार्क भी आप पढ़ चुके हैं कि किसी यूनिट या चैप्टर के एंड पे जो असेसमेंट होती है वो बेंचमार्क होती है। यूनिट या चैप्टर के एंड पे जो असेसमेंट होगी वो आपकी बेंचमार्क होगी। जैसे अभी कल आपका एक चैप्टर हुआ है, चैप्टर का टेस्ट हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, कौन सी असेसमेंट में आएगा? बेंचमार्क असेसमेंट में आएगा। यानी ये आप हर चैप्टर के एंड पे जो जितने आपके टेस्ट होंगे यहाँ पे बेंचमार्क असेसमेंट होंगे। उसके बाद है फेजेस ऑफ इवेलुएशन। इवेलुएशन के 3 फेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, सेकंड वन इज़ प्रोसेस एंड थर्ड वन इज़ प्रोडक्ट। जो प्लानिंग फेज़ है, थक गए आप लोग या समझ ज़्यादा आ रही है? सर स्लाइड चली नहीं आ रही जी, स्लाइड इशू है। स्लाइड तो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। मैंने ये पूछा है कि आज इतनी खामोशी क्यों है, समझ ज़्यादा आ रही है या थक गए हैं? थक गए हैं अंडरस्टैंड बस बहुत। ये मुश्किल नहीं, इसलिए थकना तो नहीं चाहिए, अभी तो हमने आधा घंटा पढ़ना है। थक गए हैं, फ्राइडे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है इंशाल्लाह ताला। चौथी स्लाइड है हमारी टोटल। थक गए हैं, जो थक गए हैं तो फिर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह एंड कर देते हैं। आसान से टॉपिक ले रहा हूँ क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी को अगर मैं छेड़ता तो फिर बाकी आप लोग थक जाते, वो नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, फेजेस ऑफ इवेलुएशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्लानिंग फेज़ में हम क्या करते हैं कि भाई हम सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिचुएशनल एनालिसिस, कि भाई हमने किस चीज़ का टेस्ट लेना है, ठीक है, क्या चीज़ हम मेजर करना चाहते हैं। फिर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि टेस्ट हमने किस तरह का बनाना है, ठीक है। 3-4 चीज़ें हैं इसमें। सिचुएशनल एनालिसिस, कितना कोर्स कवर कर लिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन से हैं, टेस्ट किस तरह का हमने लेना है, ये प्लानिंग है। यानी अभी आपने पेपर लिया नहीं है, उससे पहले आप प्लानिंग करनी है, ठीक है। टेस्ट बनाना यानी ऑब्जेक्टिव सेट करना, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना, और उसके बाद टेस्ट को डिज़ाइन करना, टेस्ट डेवलप करना, ठीक है। सिचुएशनल एनालिसिस, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, टेस्ट को डिज़ाइन कर लेना, ये किस फेज़ में आता है? प्लानिंग फेज़ के अंदर आता है। देन आता है प्रोसेस फेज़। इसमें आप अब टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। इसमें आप क्या करते हैं? टेस्ट आपका कंडक्ट होता है, प्रोसेस में टेस्ट को आप कंडक्ट करते हैं। और लास्ट वन है प्रोडक्ट फेज़। तो ये टेस्ट एनालिसिस है। आप इसमें बच्चे की स्कोरिंग करते हैं, रिज़ल्ट बनाते हैं और रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि ये बच्चा पास है, फेल है, वालिदैन को रिपोर्ट करते हैं। तो ये 3 फेजेज़ हैं एवेलुएशन के। कितने फेज़ होंगे जी एवेलुएशन के? 3 फेज़ होते हैं, प्लानिंग, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एवेलुएशन, ठीक है। ये भी कल हम पढ़ेंगे। एक और शॉर्ट सा टॉपिक हम पढ़ लेंगे जो बहुत ही शॉर्ट सा होगा, ठीक है। ये टेस्ट असेसमेंट और आइटम असेसमेंट।
कौन सा पढ़ें, सारे टॉपिक ही बड़े बड़े हैं। अच्छा चलें, या बस कर दें आज।